अच्छा सर, अब एक पास पेपर करने से पहले एक सिनेरियो देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल का। भाई मैंने आपको ये बताया था कि जब भी फर्म क्वालिटी कंट्रोल की बात करेगी तो फर्म बात करेगी अब आज के ज़माने में ISQM की। सही है जी, क्योंकि अब आप लोगों पे ये एप्लीकेबल है और वो भी ISQM 1, वो भी ISQM 1। सही है जी। ये आपको ये बताता है कि फर्म ने अपने अंदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाने हैं जो कि ये मेक श्योर करेंगे कि आपका ऑडिट एक क्वालिटी ऑडिट डिलीवर हो। यानी समझने की बात ये कि फर्म ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स लगाए विद इन द फर्म जो कि ये मेक श्योर करें कि एकदम अच्छे से क्वालिटी ऑडिट डिलीवर हो और हमारी ऑडिट रिपोर्ट सही जाए, हमारी सारी जजमेंट सही हो। तो उसके लिए आपको ये पता है कि भाई फर्म कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर लगाती है जिसमें हम कहते हैं एक फैक्टर होता है टाइमली रिव्यू, टाइमली डिस्कशंस, सही है जी, टाइमली रिस्क असेसमेंट एंड एक्सेट्रा। और फिर यही ISQM ये भी इंश्योर करता है, यही अच्छा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई, रिस्क असेसमेंट सबसे पहले हो जाएगा ऊपर, और फिर यही ISQM ये इंश्योर करता है कि भाई आपकी जो इंडिपेंडेंस है, सही है जी, वो कंप्लाइड रहे। जिस पे मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दी थी, जैसे EY के अंदर वो हमसे हर क्वार्टरली इंडिपेंडेंट साइन करवाता है, हमसे पूछता है कि भाई बताएं आपके कौन कौन से क्लोज फैमिली मेंबर कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, ताकि अगर मैं उस क्लाइंट के कैनवस पे अपनी ऑडिट फाइल पे एंटर हूँ तो मुझे एंटर ही नहीं होने देगा, बोलेगा भाई यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंस सेट्स हैं। तो अब आप उसको कैसे केटर करेंगे, वो पार्टनर के पास पॉपअप होगा। ये सारी चीज़ें ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स है फर्म के। जैसे इदारा कंट्रोल लगाता है ना कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम सही हों, उसमें एरर या फ्रॉड के चांसेस कम हो, तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फर्म लगाती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कोई गलती ऑडिट में ना हो, और जो ऑडिट रिपोर्ट में मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू वो सही है या नहीं है। अब आप ये समझें कि एक क्लाइंट है, अब आप ये समझें कि एक क्लाइंट है, सही जी, ये हमारे क्लाइंट है, सही जी, इसके ऊपर एक ऑडिट मैनेजर है, सही जी, इसके ऊपर एक ऑडिट मैनेजर बैठा हुआ है। अच्छा, वो ऑडिट मैनेजर रिसेंटली अपॉइंट हुआ है, सही जी, ये ऑडिट मैनेजर रिसेंटली क्या हुआ है, अपॉइंट हुआ है। बट इस ऑडिट मैनेजर का जो फ्रेंड है, यू कैन से चड्डी बड्डी, सही है जी, उस कंपनी में CFO है। यानी सर क्या हम ये कह सकते हैं ये इमीडिएट फैमिली मेंबर तो नहीं है, क्लोज फैमिली मेंबर भी नहीं है, बट ये क्लोज रिलेशनशिप है। ये तो हमने डेफिनेशंस कोड ऑफ एथिक्स में सीखी हुई हैं। अच्छा भाई, तो ये बात तो हो गई कि आ गया आपके पास क्लोज रिलेशनशिप। अच्छा, जब ये आपके पास क्लोज रिलेशनशिप आ गया तो आप कहते हैं कि भाई इससे कुछ थ्रेट्स निकलते हैं, इससे कुछ थ्रेट्स निकलेंगे। आप कहेंगे भाई आपका सेल्फ इंटरेस्ट निकल सकता है, सही है जी, फैमिलियरिटी निकल सकता है, ऐसा ही है, और इंटिमिडेशन, चलिए धमकी भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा ये तो हो गए इस सिचुएशन से आने वाले थ्रेट। अच्छा, अब आपको पता लगा, तो मैं ये पूरी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम्हारी मैपिंग बन जाए। अच्छा, क्लाइंट है, ऑडिट मैनेजर रिसेंटली अपॉइंट हुआ है, यहाँ पे जो फ्रेंड CFO है, और CFO इज इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी वो इस पोजीशन के ऊपर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है। तो लेवल ऑफ थ्रेट, सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट ज़्यादा होगा, लॉजिकल सी बात है। वो कहता है ना, ये वैल्यूएट करें थ्रेट की सिग्निफिकेंस क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। भाई चलो, नेचर ऑफ रिलेशनशिप दोस्ती का है, कितनी पुरानी दोस्ती है ये भी देखना पड़ेगा। क्या इस जो बंदा सामने दोस्त है वो कौन सी पोजीशन पे, यहाँ पे जो फर्म में वो बंदा है वो कौन सी पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी मैनेजर है, वहाँ पे भी CFO है, तो लेवल ऑफ थ्रेट तो बड़ा है भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, फिर मज़े की बात आपको एक और बात पता लगे कि इसी क्लाइंट के ऊपर जो पार्टनर है,
इसी क्लाइंट के ऊपर जो पार्टनर हैं, सही है जी, वो जो हैं भाई लीव्स पे जा चुके हैं, सही है जी, छुट्टी के ऊपर है। अच्छा, जब वो पार्टनर छुट्टी के ऊपर है और अगर आप समझें कि ऑडिट एंड पे आ चुका है, तो समझने की बात यह है कि ISQM अपना किरदार अदा करेगा और ISQM ये कहता है कि भाई टाइमली रिव्यू होना चाहिए। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अगर सिनेरियो की बात करें तो उसमें तो कोड ऑफ एथिक्स भी लग रहा है, ISQM भी लग रहा है। यस, आपने दोनों बातें लिखनी है अगर ऐसा सवाल है। ISQM भी लग रहा है और सर साथ साथ आपके पास ये जो कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं वो भी लग रहे हैं, तो दोनों चीज़ें। अच्छा भाई, टाइमली रिव्यू होना चाहिए। अच्छा, अब ISQM के साथ साथ अगर हम कोड ऑफ एथिक्स को देखें तो कोड ऑफ एथिक्स आपको ये कहता है कि एज सून एज आपको कोई एक थ्रेड पता लगे, उस केस के अंदर आपने टाइमली इन्फॉर्म करना होता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस को। ऐसा ही है, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है, जो मैंने कोड ऑफ एथिक्स में करवाया कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस को टाइमली इन्फॉर्म करना होता है। सही जी भाई, ये ब्रीच है। फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर को भी इन्फॉर्म करना होता है कि भाई ये मसला हो रहा है, मैं तो यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, आप देखें। तो फिर इसके जो सेफगार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि भैया बंदे को पहले तो हटा दो। अच्छा, बंदे को हटाना मुमकिन नहीं है और काम हो चुका था, तो फिर जाहिर सी बात है वो रिव्यू हो चुका है, ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके, तो किसी और फर्म का बंदा लगा दो, एक नया रिव्यू लगा दो। बट इन एनी केस यू नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, क्योंकि ये हो चुका था ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। अगर आपका कोड ऑफ एथिक्स का प्रिंसिपल ब्रीच हो चुका है तो भाई इन एनी केस व्हाट यू नीड टू डू, आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताना है और कहना है कि भाई ये हो चुका है, अब आप बताएं, क्योंकि आपने इन अकाउंट्स को अप्रूव करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब आप बताएं कि क्या करना है, उसकी कॉल होगी। और अगर वो मना कर देता है, उसकी कंकरेंस आप नहीं ले पाते, तो अल्टीमेटली आपने उस एंगेजमेंट से रिजाइन करना होगा, फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ देखनी होंगी, सारी चीज़ें। तो ये एक सॉर्ट ऑफ आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर रख दिया है। आए इसी नॉलेज के बेस पे हम एक सवाल करते हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे लिख के देता है, सलमान कासिम इज़ एन ऑडिट सीनियर ऑफ इब्राहिम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ही ज्वाइन द ऑनगोइंग ऑडिट ऑफ कलाम लिमिटेड। बात समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि भाई ऑडिट सीनियर हैं आप, सही है जी, इब्राहिम एंड कंपनी के, जिसने अभी ज्वाइन किया है कलाम लिमिटेड का ऑडिट, which was under the completion stage. During the audit, he came to know that the newly appointed CFO is a close friend of audit manager, which was not disclosed by him to the firm. यानी भाई ये जो यहाँ पे ऑडिट मैनेजर है, उसने फर्म को डिस्क्लोज नहीं किया, तो एंगेजमेंट पार्टनर को फर्म को इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स पॉलिसी डिस्क्लोज करना होता है। चलें जी, क्योंकि ISQM कहता है ना, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाओ, वो सारी चीज़ें। ही डिसाइडेड टू डिस्क्लोज दिस मैटर टू द एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा, ये बंदे ने एंगेजमेंट पार्टनर को डिस्क्लोज करना चाहा। ही केम टू नो दैट द एंगेजमेंट पार्टनर हैज़ बीन आउट ऑफ द कंट्री फॉर लास्ट 1 month एंड हैज़ नॉट येट डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट विद द ऑडिट टीम। यानी भाई यहाँ पे तो एंगेजमेंट पार्टनर ने कुछ कहना ही गवारा नहीं समझा, ना वो पूछ रहा है कि क्या चल रहा है। He then wrote an email to the firm's quality control partner and brought all such observation in his knowledge। यानी उसने क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर को, जो फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर होता है, उसको ईमेल ठोकी है कि भाई देखो ये हुआ है मसला। Discuss the professional and ethical issues arising in the above situation and advise the course of action that the firm's quality control partner should take। अच्छा भाई, अब वो कह रहा है कि भाई इसके अंदर आप जो है पहले प्रोफेशनल और एथिकल इशूज़ दोनों बताएं। अच्छा, अगर एक एक बात कहूँ तो प्रोफेशनल इशूज़ क्या हैं? हाँ भाई, प्रोफेशनल इश्यूज़ ये हैं, सही है जी, प्रोफेशनल इशू ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक भंड हुआ है, वो ये है कि डिस्कशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर नहीं हुआ, सही है जी। टाइमली रिव्यू नहीं हुआ, ऑल्थो पार्टनर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू नहीं करता, बस रिस्क की चीज़ों पे तो बात करता है ना। टाइमली रिव्यू नहीं हुआ, रिस्क
असेसमेंट की जो डिस्कशन है वो नहीं हुई कि भाई कौन कौन से रिस्की एरियाज हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब एथिकल इश्यूज़ क्या हैं? एथिकल इश्यूज़ क्या हैं भाई? इसके अंदर आपके जो एथिकल इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि आपने भाई सबसे पहले तो ब्रीच ऑफ कोड ऑफ एथिक्स का प्रिंसिपल किया हुआ। सीधी सी बात है भाई, ब्रीच ऑफ आपने कोड ऑफ एथिक्स का प्रिंसिपल ऐसे किया हुआ है क्योंकि आपने डिस्क्लोज नहीं किया फर्म को। तो पहला मसला तो ये, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट आ गया एक थ्रेट, सही है जी। दूसरा आ गया आपका इंटिमिडेशन, सही है जी। तीसरा आ गया आपका फैमिलियरिटी। और अल्टीमेटली आपको ये बात पता है कि अगर ये थ्रेट्स आपके अराइज हो चुके हैं मेरे बच्चों, तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो जाएगी वो गलत होगी। रीज़न बिंग क्योंकि हम इतने सिंपैथेटिक होंगे उनके व्यूज़ के ऊपर कि हम सही कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हम बायसनेस को साथ लेके आएंगे। ऐसा ही है ना, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल में क्या है भाई? सबसे पहले आप कहते हैं यू नीड टू बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑल बिजनेस रिलेशनशिप, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है कि आपने कभी भी बायसनेस को अपनी जजमेंट्स में नहीं लाना, तो बायसनेस आ जाएगी ना, बात क्लियर है। अच्छा, जब ब्रीच ऑफ कोड ऑफ एथिक्स हो गया तो अब आपके पास क्या चाह रहा है भाई? या तो आप उस बंदे को क्या करें, रिमूव मैनेजर फ्रॉम दी ऑडिट टीम। हाँ भाई, रिमूव करेंगे मैनेजर को कहाँ से? ऑडिट टीम से। अच्छा, अगर रिमूवल पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब तो काम हो चुका है, फिर इसको आप डिस्कस करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, ये सारी बातें। अच्छा, फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में वो स्पेसिफिकली बताता है कि जब आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बात करेंगे तो वो क्या क्या करेंगे। मैं खाली ये तो सोल्यूशन है इसका, तो मैं आपको खाली कोड ऑफ एथिक्स का वो एरिया दिखा देता हूँ जो हमने बात करनी है। ये देखो, ये रहा 400.82 में। मैं तभी कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोड ऑफ एथिक्स पे अच्छी ग्रिप कर ली ना, आपने एक बार थॉरली रीड कर लिया, तो आप उस पर मार्किंग कर लें कि ये होगा तो ये लिखना है, तो आप वहाँ पे बुक मार्क्स लगा के जाइएगा। खैर देखें, इफ द फर्म डिटरमाइंस द एक्शन कैन बी टेकन टू एड्रेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अगर फर्म ये समझती है कि एक्शंस लिए जा सकते हैं, सही है, जो कि ब्रीच हो चुका है सेटिस्फैक्टरीली, द फर्म शैल डिस्कस विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रीच इंक्लूडिंग इट्स नेचर एंड ड्यूरेशन, कि कब से ये ब्रीच कंटिन्यूटी में था, क्योंकि सीएफओ तो शुरू से नहीं था ना, बाद में आया। हाउ द ब्रीच अकर्ड एंड हाउ इट वाज आइडेंटिफाइड, ये सारी कोड ऑफ एथिक्स की एग्जैक्ट लाइंस हैं, यानी ब्रीच हुआ कैसे और पता कैसे लगा। तो हम बताएंगे भाई बच्चे ने बताया था, तो फिर वो बोलेगा अच्छा तो ये मैनेजर ने नहीं बताया, तो यहाँ पे इंटेग्रिटी का इशू है मैनेजर की। द एक्शन प्रपोज और टेकन एंड वाई द एक्शन विल सेटिस्फैक्टरी एड्रेस द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी हम दोस्त चार्ज गवर्नेंस को लिख के बताएंगे कि भाई हमने ये जो एक्शन ये प्रपोज करने लगे हैं, उसको बंदे को हटा देंगे, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे और ये एक्शन हम ले चुके हैं, सही जी। और फिर ये भी बताएंगे इस एक्शन से कैसे सेटिस्फैक्टरीली हमारा ये मसला हल हो सकता है। ऑफ द ब्रीच एंड एनेबल द फर्म टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट, यानी फिर ऑडिट रिपोर्ट में कोई बायसनेस वाला मामला नहीं होगा। द कंक्लूजन दैट द फर्म्स प्रोफेशनल जजमेंट ऑब्जेक्टिविटी हैज नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज एंड द रैशनल फॉर द कंक्लूजन, ये भी बताएंगे भाई हमने रिव्यू करवाया था, दूसरे एक्सपर्ट्स को बुलाया था, दूसरी फर्म को इंगेज कर लिया था, हमारे क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर ने अपना मैनेजर लगाया था, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड एनी स्टेप्स प्रपोज और टेकन बाय द फर्म टू रिड्यूस और अवॉइड द फर्दर ब्रीचेस ऑफ अकरिंग, यानी फिर हमने अब अपने जिस कंट्रोल्स में मसला था हमारे, यानी हमने आपको बताया ना कि हमने कहा था कि भाई ISQM ये कहता है कि आप पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाएं, कंट्रोल्स बनाएं, तो वहाँ पे जो मसला था अब हम इसको और कैसे मजीद एडजस्ट करेंगे और क्या हमने कंट्रोल्स लगाएं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। फिर कहता है सच डिस्कशन टेक प्लेस एज सून एज पॉसिबल अनलेस एन ऑल्टरनेटिव टाइमिंग स्पेसिफाइड बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी आपने तो दस्ती उससे बात करनी है अनलेस के वही कहे कि बाद में आना। अच्छा, फिर वो कहता है 400.84 में ये क्या था 82, फिर वो कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू ब्रीचेस फर्म शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऑल मैटर डिस्कस इन अकॉर्डेंस विद 400.82 जो ऊपर देख के आए, एंड ऑब्टेन द कंकरेंस ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी उनकी रजामंदी ले लो। A description of the firm's policy and procedure relevant to the breach designed to provide reasonable assurance, वही बताएंगे। और जो मजीद स्टेप्स हमने लिए हुए, if those charged with governance do not concur the action proposed by the firm in accordance with the paragraph जो ऊपर मैंने बताया, satisfactory
addresses the consequences that the firm shall take the steps necessary to end the audit engagement in accordance with paragraph 400.81। वो कह रहा है कि भाई अगर आपको ये बात पता लगे कि दोस्त शामिल गवर्नेंस हम नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं भाई आपने तो ठोक दिया हमारे ऑडिट को, तो उस केस में फिर आप नेसेसरी स्टेप्स लेंगे कि इस एंगेजमेंट को ख़त्म करें सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ। तो उसे समझने की बात यह है कि हमारे इस आंसर में भी ये लिखा होना चाहिए, क्योंकि हमने कोड ऑफ एथिक्स से एग्जैक्ट वर्डिंग उठाई है। चलिए जी आगे, हमने कहा पहले तो इस सवाल के सोल्यूशन में नो डिस्कशन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क बाय द एंगेजमेंट पार्टनर इंडिकेट्स दैट एलिमेंट्स ऑफ 220, क्योंकि तो पुराना है ना 220 तो पुराना था, तो आइए स्ट्रीम लगता है आपके ऊपर, रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ द एंगेजमेंट हैव बीन ब्रीच, बात होती है। अच्छा भाई, either 220 states that the review should happen on a timely basis throughout the audit to enable the problem to be resolved in an appropriate time. Further, 220 also states that the audit partner need not to review all the documentation, but no discussion with the audit team indicate the areas of risk of critical judgment have not been reviewed। मैंने ही बताया था आपको भाई, देखो कि आपको जो रिस्की एरियाज है ना वहाँ पे आपने टाइम लगाना है, तो वो आपने टाइमली डिस्कशन करोगे तो ही होगा। अच्छा, ये बात अपनी ज़बान में भी लिखेंगे, एग्जैक्ट इस वर्डिंग में नहीं लिखेंगे तब भी बात चलेगी, पर एरिया कवर होना चाहिए, आइडिया कवर होना चाहिए। आगे, रिव्यू शुड ऑल्सो बी हायरार्किकल एंड अपीयर्स दैट द ऑडिट पार्टनर हैज नॉट रिव्यूड द वर्क ऑफ ऑडिट मैनेजर। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इशू इज फर्दर इंक्रीज बिकॉज द ऑडिट मैनेजर इज क्लोज फ्रेंड ऑफ द CFO विच इज नॉट डिस्क्लोज बाय हिम टू द फर्म। अ वेरी थॉरो रिव्यू कुड हैव बीन परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट ऑफ द वर्क। अच्छा, क्योंकि जब पार्टनर को अगर पता होता कि वो उसका क्लोज फ्रेंड है तो सीधी सी बात है उसको और घुस के रिव्यू करना चाहिए था और टेक्निकल रिव्यू करना चाहिए था, ताकि देखे कि क्या कोई इसकी जजमेंट में बायसनेस तो नहीं है। आगे, ऑडिट मैनेजर बीइंग द क्लोज फ्रेंड ऑफ CFO क्रिएटेड फैमिलियरिटी, सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंटिमिडेशन सेट, जो हमने बात कही। देयरफॉर द ऑडिट मैनेजर नॉट डिस्क्लोजिंग इट्स फ्रेंडशिप विद द CFO इज अ ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स, जो हमने बात कही। The firm should immediately remove him as the audit manager and perform as independent quality review. However, when a breach is identified, the firm shall discuss the breach and the action as soon as possible with those charged with governance. The matter to be discussed shall be as follows या shall include। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। Significance of the breach including nature and duration, how the breach occurred, how it was identified, actions taken, conclusion that the firm's professional judgment objective has not been compromised, एनी स्टेप्स जो कि फर्म लेगी और ले चुकी है। तो ये सारी बातें तो मैंने कोड ऑफ एथिक्स से उठा के लिखी हैं और एग्जामिनर ने भी वहीं से लिखी हैं, तो वो कोई नई चीज़ नहीं लिखेगा, वही लिखेगा जो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में है, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट वेयर टू टारगेट। आगे, फर्म शैल ओनली कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट इफ दे ऑब्टेन कंकरेंस ऑफ दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। द एक्शन कैन बी और हैज़ बीन टेकन टू सेटिस्फैक्टरी एड्रेस द इशू। कि भाई जब तक उनकी कंकरेंस नहीं आ जाती तब तक आप ये ऑडिट नहीं कर सकते आगे, अदरवाइज आपको उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा रिलेशन को, दैट्स इट। तो सर ये था एक अच्छा सवाल जिसके अंदर उसने 2 एस्पेक्ट्स को टेस्ट किया था। जज़ाकल्लाह।